बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DDN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी फौजी शाह साहबा ने, और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से। और आज जो न्यूज़ मेन्यू है, टॉप स्टोरी अमरीकी इंतखाबात हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा है अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि वो वोट काउंटिंग जो है वो रोक दी जाए, वो जीत गए हैं। ये एक अजीबोगरीब किस्म का बयान है जो शायद अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा सामने आया है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक और बयान सामने आया है कि शहजाद अकबर, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि बरतानिया नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीआर शमसी साहब इस्लामाबाद से। हम वेलकम सीआर शमसी साहब। और फिर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिलीफ पैकेज दिया है सनतकारों को, उसकी क्या हैसियत है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। और कोविड-19 की पाकिस्तान में फैलाव की क्या सूरत हाल है, उसको भी थोड़ा सा हम एक नज़र इसके ऊपर भी हम डालेंगे। अनवर इकबाल साहब, आपका जो मौजूदा मुल्क है, उसके अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, और कल से पोलिंग जो है वो शुरू, हमारे हिसाब से तो कल से शुरू हुई है। और एकदम अजीबोगरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। सर ट्रंप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वोटिंग की जो वो वोट्स की काउंटिंग है वो रुकवा दे। और अभी तक आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इसके हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ से सदर ट्रंप ने जो खदशा जाहिर किया है 100 मिलियन अर्ली वोट्स जो कास्ट हुए हैं उसके ऊपर, और उसने कहा है कि ये नाकाबिल यकीन है कि इतने वोट कास्ट हो जाएं, और इसके ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें मतलब सदर ट्रंप को और उनके लोगों को इसके ऊपर कोई खास भरोसा नहीं है। पहले तो एक ओवरऑल हमें ज़रा बताइए कि इंतखाबात कैसे रहे, वोटिंग का क्या कैसी रही सूरत हाल, और लोगों के जो जोश व जज्बा अमरीकियों का था, कोई रंजो गम था कि क्या कैफियत थी। ज़रा पहले इसके ऊपर रोशनी डालें, फिर वो ट्रंप वाली बात बाद में करते हैं। देखें, कल जो इलेक्शन का दिन था जी। वो उसमें वो नॉर्मल था, सुबह रश नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ इलेक्शन वाले दिन छुट्टी नहीं होती, का मतलब प्राइवेट इदारों में नहीं होती, तो फिर यहाँ रश लगता है। तकरीबन आफ्टरनून, अर्ली आफ्टरनून शुरू होता है, 12-1 बजे के बाद लोगों को छुट्टियाँ दी जाती हैं, तो उस वक्त रश भी लगा, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था। उसकी वजह यही थी कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पहले ही वोट डाल चुके थे। यानी तकरीबन आप ये समझ लें कि 60% से ज़्यादा लोग जो थे वो वोट डाल चुके थे अपना, और उसमें फिर जो बाकी 40% थे वो उनमें से भी जो है ज़्यादा सारे तो वोट नहीं डालते। इसकी वजह से रश नहीं बना, लेकिन लोगों में जोश जज्बा बहुत था लोगों में। जगह जगह लोग, यहाँ तो पता है कि बहुत बड़े जुलूस और बहुत बड़ी रैलियां नहीं निकलती, लेकिन छोटी छोटी रैलियां निकलती रहीं। हम लोग व्हाइट हाउस के सामने 2 बजे रात तक थे, और वहाँ टुकड़ों में लोग आते, नारे लगाते चले जाते, कभी डेमोक्रेट्स कभी रिपब्लिकन। पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद थी, वो इंश्योर कर रही थी कि दोनों का आपस में टकराव ना हो, आमना सामना ना हो। तो वो मसलन हम लोग खड़े थे पहले जब व्हाइट हाउस के सामने, डेमोक्रेट्स कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उनको रोके रखा और फिर उनको जाने दिया, तो फिर रिपब्लिकन्स को आने दिया, फिर वो गए, तो फिर ब्लैक लाइफ मैटर्स वाले आ गए। तो ये सिलसिला सारे दिन और सारी रात जारी रहा। सुबह 5 बजे तक वहाँ इसी तरह छोटी-छोटी टोलियों में लोग आते-जाते रहे, प्रोटेस्ट होता रहा, या अपने-अपने उम्मीदवारों के हक में नारे लगाते रहे। एक बात वाज़ह हो गई थी कि जिस तरह सारे पेशगोइयाँ कर रहे थे कि ये अनप्रेसिडेंटेड टर्नआउट होगा, वो हुआ। बहुत ज़्यादा लोग आए, बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाले, लेकिन उसके बावजूद एक खूबी ये हुई कि कहीं से किसी किस्म के इतने जज़्बाती इन्वॉल्वमेंट के बावजूद किसी किस्म की वायलेंस की कोई इत्तला नहीं आई कहीं भी। और जब रात 2 बजे के करीब जब ये पता चल गया लोगों को कि इतना क्लोज है कॉन्टेस्ट, और ट्रंप भी जीत सकते हैं और बाइडेन भी जीत सकते हैं,
اس وقت کچھ ٹینشن موجود تھی، اس میں کچھ لوگ اداس بھی نظر آئے، کچھ خوش بھی نظر آئے، لیکن اس وقت بھی جب ہم لوگ وہاں موجود تھے تو پٹاخے ضرور چھوڑے گئے، اور 2 منٹ کو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے کہ شاید کسی نے پستول جب بہت سے لکھا تو وہ بھی پٹاخے تھے، اور اس کے ایک شخص جو ہے چھت پہ چڑھ گیا، تو اس کو بھی جو دوسرے اس کے اپنے پارٹی والے جو سپورٹرز تھے، وہ ریپبلکن تھا، تو دوسرے ریپبلکن نے اس کو پیار سے اتارا اور کہ کہنے لگے ڈونٹ ڈسٹرب دا الیکشن کر کے اس کو لے گئے. تو لوگوں نے ہر طرف یعنی وائلنس کو اوائڈ کرنے کی خود ہی کوشش کی، پولیس کو ہاتھ مداخلت نہیں کرنی پڑی. دن بھر لوگوں نے ایک چیز اور دیکھی، ایسے یہاں نہیں دیکھی تھی پاکستان کی طرح کہ جگہ جگہ ریپبلکنز اور انہوں نے ڈیموکریٹس نے چھوٹے چھوٹے کیمپ کیا، میزیں رکھی ہوئی تھیں یا تھڑوں پہ پانی کی بوتلیں، چپس اور کوکیز یعنی بسکٹس وغیرہ لا کے رکھے ہوئے تھے کہ جو بھی آج جاتے ہوئے جو بھی شخص چاہے اٹھا لے، کھاتا رہے اور موجود رہے تاکہ ریلی سے نہ جائے. پھر لوگوں نے بڑی تعداد میں، میرا خیال ہے تقریباً 90% سے زیادہ لوگوں نے، بلکہ تقریباً ساروں نے ہی ماسک پہن رکھا تھا، اس کو آبزرو کیا. سوشل ڈسٹینسنگ ظاہر ہے اتنے بڑے مجمع میں نہیں ہو سکتی تھی، سارے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے تھے. لوگ گانے گا رہے تھے مختلف قسم کے، ٹرمپ کے خلاف بہت زیادہ نعرے لگ رہے تھے. بات تھی بائیڈن کے خلاف اتنا زیادہ نعرے نہیں لگ رہے تھے کیونکہ صدر ٹرمپ نے کمپین ہی اس طرح چلائی تھی کہ بائیڈن تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک معذور آدمی ہے، اس کا کیا کرنا ہے. تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہی تھا، مذاق اڑانے والے کا ان کے خلاف نعرے نہیں لگ رہے تھے. نعرے صدر ٹرمپ کے خلاف تھے بہت شدید، خاص طور پہ جب بلیک لائف میٹر کا جلوس آیا تو اس وقت بہت زیادہ جذبات دیکھنے میں آئے. اور اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اصل جو خدشہ ہے وائلنس کا اب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے جیسا خود بتایا کہ ریزلٹ جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. جب الیکشن کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو ہم لوگ بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں بالکل الٹ کیسے گئیں. تو کہ بالکل جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں ان میں وہ ٹرمپ نظر آ رہے ہیں اور بائیڈن نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر بعد میں یہ بات واضح ہوئی کہ وہاں بہت سارے جو میل ان ووٹس ہیں، خاص طور پہ جو پوسٹل ووٹس ہیں، کیونکہ جو ارلی ووٹنگ اس میں بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو آپ فزیکلی جا کے الیکشن ڈے سے پہلے دے سکتے ہیں، تو وہ تو کاؤنٹ ہو گئے تھے، لیکن ارلی جو پوسٹل ووٹس ہیں ان میں بہت ساروں پہ اعتراضات کر دیے تھے انہوں نے، ریپبلکن نے، اور ان کی کاؤنٹنگ رک گئی تھی. اچھا، اعتراضات کر کے ان کو رکوا تو دیا اور بعد میں کہہ دیا کہ نہیں بس اب ان کی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں، جتنے ہو گئے کافی ہے. تو اس پہ انہوں نے، صدر ٹرمپ نے، آپ نے دیکھا کہ اعلان کر دیا وکٹری کا. ان کے وکٹری کے اعلان کو جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کو ٹویٹر نے اتار دیا، فیس بک نے اتار دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ابھی ہم وکٹری نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی ریپبلکن لیڈرز بھی ہیں، جیسے ان میں کرس کرسٹی ہیں جو نیو جرسی کے گورنر تھے اور صدر ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں، انہیں کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، امریکہ ہے، ہر ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور چاہے ڈیموکریٹس تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اس پہ نہیں مانیں گے اور وہ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے جہاں ان کے ججز کی اکثریت ہے. اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح ایل گور کو سپریم کورٹ نے الیکشن دے دیا تھا ان کو دے دیا جائے. اگر صورتحال وہاں تک پہنچی تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ ایل گور کی طرح ڈیموکریٹس آسانی سے اس کو مانیں گے، کیونکہ اس وقت سینٹیمنٹ بہت ہائی ہیں. اور اگر وہ نہیں مانے پھر تصادم شروع ہوگا، اور پھر شاید ایک دفعہ تاریخ میں 19ویں صدی میں ایسا ہو بھی چکا ہے. تو دوبارہ جو ہے اس وقت کانگریس فیصلہ کرے. اب کانگریس فیصلہ کرے تو وہ کیسے کرے، اس میں بھی بڑی کنٹروورسی نظر آ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو ہے ایوان زیریں، اس کو تو پھر دوبارہ ڈیموکریٹس ڈومینیٹ کر لیں گے، لیکن جو لگ رہا تھا کہ سینٹ وہ چھین لیں گے ریپبلکن سے، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس وقت 45 سیٹیں ڈیموکریٹس کے پاس ہیں، 47 ریپبلکن کے پاس ہیں، لیکن 2 انڈیپینڈنٹس ہیں جو ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں. تو وہ ملا کے ہو گئے اس وقت 47 دونوں طرف. 3 سیٹوں پہ اب تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ کون جیتے گا. اگر 3 سیٹ وہ ڈیموکریٹس لے گئے پھر تو ٹھیک ہے، اگر ڈیموکریٹس نہیں لے گئے اور سینٹ کے پاس ہی رہا تو پھر سینٹ میں بھی جو فیصلہ ہوگا وہ ٹرمپ کے حق میں ہوگا. اور یہ کنٹروورسی پھر مستقبل قریب میں حل ہوتی نظر نہیں آتی.
یہ تو پھر پاکستانیوں کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے نا کہ ان کا جو رول ماڈل الیکشن ہے اور وہ امریکہ جیسا ملک جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا یا کر رہا ہے. جس طرح کے پاکستان میں صورتحال ہوتی تھی، میں مذاقن کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کو دل پہ نہیں لینا. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب صدر ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے تو ان دنوں مجھے مجبوراً پاکستان آنا پڑ گیا تھا کہ میری سسٹر کی طبیعت خراب تھی بہت، اور اسی میں بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. تو میں کراچی میں تھا، تو مجھے بلایا ایک ٹی وی چینل نے، اور میں اس سے بیٹھا ہوا تھا ساری شام کے نشریات سے دوپہر سے اٹھا لیا تھا. تو شام کے وقت انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھئی انور صاحب یہ کیا ہوا؟ تو وہاں وہ جیت گئے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، I'm lost for words، اس لیے کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان امریکہ کے صدر بن گئے. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. تو بات یہ ہے کہ وہ تو اس طرح کی پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں ان کے ووٹرز کون ہیں. ان کے ووٹرز وہ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا امریکن پولیٹیکل سسٹم میں کوئی سے نہیں ہے، اور یہ لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دیتے تھے. یہ لوگ ہیں جو کبھی آپ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں چلے جائیں جنہوں نے کبھی نیو یارک، واشنگٹن یا شکاگو جیسے شہر نہیں دیکھے. وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کی ساری ضروریات وہاں پوری ہو جاتی ہیں، ہر فیسلٹی موجود ہے، اور وہیں رہ کے وہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی ووٹ نہیں ڈالتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے خیالات جو ہیں، ان کے خیالات بالکل ہی دقیانوس کی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سارے امیگرینٹس کو نکال دیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے امریکہ نکل گیا اور اقوام متحدہ کو نکال دے امریکہ سے. اور جو جہاں جہاں امریکہ کی مخالفت ہوتی ہے وہاں امریکہ نیوکلیر بام یوز کرے. کیوں نہیں کرتا؟ اگر اتنے سارے بم بنائے ہیں تو کس لیے کیا منہ دیکھنے کے لیے بنائے؟ اس طرح کی سوچ والے لوگ جو کہ الیکشن نہیں ڈالتے تھے، کبھی ووٹ نہیں ڈالتے تھے، ان کو وہ لے کے آئے ہیں اور ان کو ووٹ ڈلوایا ہے. تو صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی جو لابی ہے مین وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ آئیڈیالوجی رکھتی ہے. تو صدر ٹرمپ خود اتنے ایکسٹریمسٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو تھا کہ یہ چیزیں اگلی ہوں گی، اور پھر وہاں نہیں ہوگی. یورپ میں بھی ہو رہی ہیں. رائٹ ونگ کی طرف جو رجحان ہے وہ ہر طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے ججز جو ہیں وہ کورٹ میں لگائے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی حمایت کریں گے، تو یہ مطلب یہ تو بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسے کسی ترقی پذیر ملک کے اندر ججز جو ہوتے ہیں وہ جو ان کو لگاتا ہے اس کو وہ حق میں فیصلہ کرتے ہیں. تو کیا امریکہ جیسے ملک میں بھی کھلے عام ایسا کرنا ہو سکتا ہے؟ امریکہ میں انفارچونیٹلی تو یہ پرانی روایت موجود ہے اور قانونی گنجائش موجود ہے کہ باضابطہ علل اعلان جو ریپبلکن ہوتے ہیں وہ ریپبلکن ججز کو لگاتے ہیں، اور جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں ڈیموکریٹ ججز کو لگاتے ہیں. اور پھر جیسے ابھی اس دفعہ صدر ٹرمپ کے جو سینٹ کے چیئرمین نے کہا کہ بھائی ٹو بیڈ جو ہماری اکثریت سینٹ لگاتی ہے ہم تو لگائیں گے، روک سکتے تو روک لو. تو امریکہ میں تو یہ پرانا سلسلہ ہے اور اس کی قانونی طور پہ اجازت موجود ہے. تو یہاں تو سب کو پتا ہوتا ہے کون سا جج ریپبلکن ہے کون سا ڈیموکریٹ ہے. اور مجھے یہ سسٹم سمجھ نہیں آتا کس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جو عام معاملات ہوتے ہیں، یعنی صرف اس میں نہیں کہ سیاسی معاملات میں، عام معاملات میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ابارشن ہے اور دوسری چیزیں، ان پہ جو ریپبلکن لوگ ان کی خاص رائے ہے، اور وہ رائے پھر سپریم کورٹ ان کو عوام پہ مسلط بھی کرتی ہے. تو امریکی سسٹم میں کل ایک امریکی جرنلسٹ یا ایک ٹی وی چینل پہ کہہ رہا تھا، اس نے بڑی صحیح بات کی. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی ناکام نہیں ہو رہی ہے، اب ڈیموکریسی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے اب وہ حالات کے مطابق نہیں چل سکتا. اس میں چینج کی ضرورت ہے، تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. مثلاً الیکٹرل پولیٹیکل سسٹم ہے، مثلاً سپریم کورٹ کا سسٹم ہے. تو اس طرح پریشر بڑھے گا اور پریشر کے انڈر آ کے ہمیں اپنے سسٹم میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی. اچھا ایک آخری سوال اور پھر ایک ضمنی سوال. مجھے یہ بتائیے کہ مختصر لفظوں میں کہ جو مائیگرنٹ ووٹ تھا اور جو مسلم ووٹ تھا وہ کس طرف کو رہا اس کا جھکاؤ؟ دیکھیں مسلم ووٹ کا صرف ایک مسلم ووٹ بہت کم ہے، 1% سے بھی کم ہے. مسلم ووٹ کا جو فائدہ ہوگا ان کو اگر ہوا کوئی تو مشیگن میں ہوگا، اور مشیگن میں ہی پھنس گئی ہے جا کے گوٹ. اور اگر وہاں مسلم ووٹ کاؤنٹ کر گیا تو وہ جیت جائیں گے، اور جو جس کی ضرورت ہے بائیڈن کو بہت شدید
کیونکہ وہاں ایک مزے کی بات ہے کہ وہاں سے اور وسکونسن سے جو مسلم دو خواتین جو تھیں طلائب اور دوسری جو ہے وسکونسن والی، وہ دونوں جو بہت سخت اینٹی ٹرمپ ہیں وہ جیت گئی ہیں. تو وہاں اگر مسلم ووٹ پڑ گیا ہے ٹرمپ اور ٹرمپ بالکل جیت گئے تو صدارت بھی جیت سکتے ہیں. لیکن جو امیگرنٹ ووٹ ہیں وہ ہیں 35 ملین کے قریب، اور وہ کی اکثریت ٹرمپ کو پڑی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جو سفید فام دیہاتی ہیں جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے، ان کو اس دفعہ لگتا ہے پچھلی دفعہ سے زیادہ بڑی تعداد میں موبیلائز کر کے لے کے آئے ہیں ٹرمپ، اور ان کے کنسرن کو دیکھیں وہ بڑی چالاکی سے، یعنی اپنے آپ کو قانون سے یہاں ریسزم کی بات کرنا اس طرح غیر قانونی ہے، تو اس کو بچا کے بڑی چالاکی سے وہ بار بار جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت بوڑھا ہے، یہ تو بہت بوڑھا ہے، تو لوگ سمجھتے تھے ان کا مذاق اڑانے کے لیے کر رہے ہیں. وہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ سفید فام لوگوں کو جو کہ رائٹ ونگ نظریات والے ہیں کہ اس طرح کا تعصب رکھتے ہیں، ان کو یہ میسج دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں میں کووڈ-19 کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں، مجھے نہیں پسند کرتے، ووٹ نہ دو، لیکن یہ بڈھے کو ووٹ دو گے تو یہ تو مر جائے گا اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر کالی بن جائے گی سب، اس طرح اوباما بن گیا تھا. اس بات سے وہ بہت چڑھتے ہیں جو یہاں کے گاؤں کے جو گورے ہیں. گاؤں کے لوگ ساری دنیا میں ذرا متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی متاثر ہیں، تو وہ اس کو انہوں نے استعمال کیا بڑی خوبصورتی سے، بڑے اس سے. تو لگتا یہ ہے کہ امیگرینٹس ووٹ کے باوجود بہرحال تقریباً 70% ووٹ یہاں سفید فام لوگوں کے ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ٹرمپ کی حمایت میں کاسٹ ہوئے. تو آپ کی گفتگو کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو لگتا یہ ہے کہ ایک تو فساد پڑے گا ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے، اور شاید تاریخ میں کوئی 100 سال کے بعد ایسا ہونے والا ہے کہ یہ کنٹروورشل ہو جائیں گے. بالکل am I right؟ بالکل، اور شاید پھر کانگریس میں فیصلہ ہو. اوکے فائن. فوزیہ شاہد صاحبہ، I'm sorry آپ اتنی دیر سے بات سن رہی تھیں. مجھے سیاہ اجازت دے شمشی صاحب، دیجیے، مجھے اجازت دے دیجیے، میں ذرا تھوڑا سا کام کر لوں. جی 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 ٹھیک ہے. لیکن ابھی پھر ہم آپ کو آواز دے دیں گے جیسی آپ کی ضرورت پڑی. ٹھیک ہے، ابھی آپ آف کر لیں بے شک اپنے آپ کو، لیکن ذرا ایسا رکھیے گا تاکہ آپ تک آواز ہماری پہنچ جائے. سیاہ شمسی صاحب سوری، اب لیکن آپ نے بھی ذرا بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو سن لی اپنے انور اقبال صاحب کی، وہ میں نے چاہا کہ تاکہ سیکوینس نہ ٹوٹے. اب ہم اس امپیکٹ کو جو اس وقت صورتحال امریکہ میں بنتی نظر آتی ہے، ہم ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فوزیہ شاہد صاحبہ. ایک تو آج صبح سے جس طرح امریکن الیکشن کو کور کیا جا رہا تھا، تمام میڈیا پہ لائیو کوریج جو چل رہی تھی، تو اس سے تو ایسے اندازہ ہو رہا تھا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس الیکشنز میں بہت زیادہ انوالو ہوئی ہے. میرے لیے تھوڑا سا یہ کچھ سوالات بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بڑی طاقت ہے، اس کے اثرات بھی دنیا پہ پڑتے ہیں، اس کے انتخابات کا صرف نتیجہ جو ہے وہ واشنگٹن تک یا امریکہ تک نہیں رہتا، بلکہ پوری دنیا اس سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتی ہے. لیکن اب جو اس وقت صورتحال امریکہ میں بنی ہے اور نہ سمجھ آنے والی، ویسے تو انور اقبال صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا احاطہ کیا ہے، لیکن ہمارے لیے ابھی یہ سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال ہے کہ اگر وہ پولنگ گنتی روکی جاتی ہے، جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اب کاؤنٹنگ جو ہے وہ روک دی جائے، ختم کر دی جائے، کاؤنٹنگ روک دی جاتی ہے، آگے جو ہے فیصلہ کل کو نہیں ہونے پاتا، مطلب بڑا ایسی عجیب طرح کی صورتحال انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں پاکستانیوں کے لیے ضرور یہ کہوں گی کہ امریکہ میں کون صدر آتا ہے کون نہیں آتا، آپ یقین کریں کہ پاکستان کے حالات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر دیں. اور اس وقت پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کی جو ہمدردی ہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہیں، اور خواہشات بھی جو ہے ڈیموکریٹس کے ساتھ ہیں. اور ابھی آپ اوورسیز کی بات کر رہے تھے، وہاں جو اوورسیز ہیں ان کی بھی زیادہ تر ڈیموکریٹس کے ساتھ ہی ہمدردیاں جو ہے ابھی تک سامنے آئی ہیں. کیونکہ جس طرح اوورسیز کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسی رہی ہے، وہ پورا 4 سال جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی نوکری ختم کر دی جائے،
कुछ इल्म नहीं होता था कि कब उनको मुल्क बदरी का भी कह दिया जाए, कुछ इस किस्म की। और वैसे भी उनको एक सेकंड रेट सिटीजन के हवाले से ही वहाँ जो है ना ट्रीट होने लग गया था। तो इसलिए ओवरसीज की तो उनके साथ हमदर्दी है, हम समझते हैं कि है। लेकिन अब क्या होगा, क्यों होगा, कौन होगा, ये जो सवाल है, ये जाहिर है वहाँ वो खुद बैठे हुए जो लोग हैं वो भी नहीं बता सकते, हम भी यकीनन इसमें नहीं कह सकते कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो नताइज अब तक हैं, जैसे 238 जो है वो उसके बाइडेन के हैं, और 213 जो है वो अब तक जो काउंटिंग है, और वो आपके ट्रंप के हैं, और 270 की अक्सरियत जो भी है वो चाहिए एक जीतने के लिए। अब उस लिहाज से तो लगता है कि बाइडेन जो है वो बहुत करीब है। और ये भी अंदाजा किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो पोस्टल जो बैलेटिंग है, और चूंकि ट्रंप को इसमें कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई दी है जिसमें उसको कुछ शिकस्त नजर आ रही है, जिसकी वजह से उसने बहुत बड़े बड़े इकदाम, जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर दी। और आज ही हम सुन रहे थे कि जी फौरी तौर पे उन्होंने अभी 3 जज लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में, अपने जो उनके जाहिर है यही कहना चाहिए, जैसे अभी अनवर इकबाल साहब कह रहे थे कि वो इसके उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, रिपब्लिकन से हैं। तो इसी तरह वहाँ भी एक जाके जाहिर है कांग्रेस में भी कहा यह जा रहा था कि शायद इस दफा इसमें कांग्रेस में एक अक्सरियत बन रही है इसकी डेमोक्रेट्स की। लेकिन अब ये देखें क्या सूरत हाल आगे जाके डेवलप होती है। सही। लेकिन बहरहाल एक पेचीदा मसला जरूर है। सही। और इस वक्त तो देखें जिसको स्टैंड स्टिल वाली बात कही जाती है, अभी तो हमें बिल्कुल ठीक है। सिया शमसी साहब, फौजी शाह साहब कहती हैं कि ये अभी पेचीदा सूरत हाल है, और वहाँ पर जो भी सूरत हाल सामने आएगी उसका पाकिस्तान पे कोई ख़ास उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होने वाला। आप क्या देखते हैं कि अगर जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट एक डेवलप हो रहा है अमेरिका के अंदर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वोट को इज्जत देने वाला जो मामला यहाँ पे से शुरू हुआ था, वो लगता है कि शायद वहाँ पर भी ये नारा लगाना पड़ेगा कि वोट को इज्जत दो। आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन इलेक्शंस को इम्पैक्ट करते हुए कैसा देख रहे हैं दुनिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। मैं समझता हूं कि अमेरिका के दाखिली इलेक्शन पर बात बड़ी तफसील से अनवर इकबाल साहब ने जी और मैडम फौजिया ने भी की। इस सारी सूरत हाल को अब समझने की ज़रूरत है एक वसी कैनवस पर जी, कि दुनिया में जो एक मजाज तब्दील हुए हैं, जिस तरह मौसम तब्दील हुए हैं और एक क्लाइमेट चेंज आया है पूरी दुनिया में, इसी तरह मैं समझता हूँ कि मजाज भी तब्दील हुए हैं दुनिया के। और ख़ास तौर पे जो 9/11 के बाद और उससे पहले एक माशी सूरत हाल थी पूरे दुनिया की, और फिर उसमें जो एक इंतहा पसंदी का उनसर आया और खौफ फैलाकर इलेक्शन जीते गए। आप सदर ट्रंप के पहले इलेक्शन को देखें, उस वक्त जो तासर दिया गया, जो इंतखाबी मुहिम चली, वो ये थी कि मुसलमानों से दहशतगर्दी से एक पूरा समा क्रिएट किया गया और एक पूरा बयानिया जो है वो उसमें शिद्दत लाई गई। और खौफ की फ़ज़ा में जो वोट आप कहते हैं, जो अनवर इकबाल साहब देहात के वोट हैं, जो एक पुरानी सोच के लोग होते हैं, दूर दराज होते हैं, वो मुतहरक हुए थे। और उसमें एक जो आज फिर वो एक मंजर नज़र आता है, जो तहजीबों के दरमियान टकराव का जो तासर क्रिएट करके इलेक्शन जीते गए थे। फिर आप उसके बाद वो सारा फ़लस्तीन से होता हुआ यरूशलेम और फिर ईरान के साथ तनाज़ा, और फिर इसी में से जब चाइना एक ताकत बनकर उभरा है, तो पूरा मिजाज हमें तब्दील होता नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया तब्दील हो रही है, और इसमें जो पॉजिटिव उनसर देखता हूँ कि वो जो दहशतगर्दी का या खौफ फैलाकर इलेक्शन जीतने की, हुक्मरानी करने की एक तरीकाकार वज़ा किया गया था या क्रिएट हुआ था, या हालात ने उसको क्रिएट किया, वो तो अब टूट रहा है। अमेरिका के इलेक्शन में ये बात हमें नज़र आती है कि वहाँ के लोग
इस तजर्बे से ज़्यादा खुश नहीं हुए कि आप जो तफरीक करके या खौफ फैलाकर हुकूमतें करते हैं, वो सदर ट्रंप की सूरत में, उनकी पॉलिसियों की सूरत में अमेरिका के अंदर से एक रद्द अमल आया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव रद्द अमल है और इसके असरात पाकिस्तान पर बेशक उस तरह ना हो, ना मैं समझता हूँ कि कोई तवक्कुआत बांधनी चाहिए, लेकिन मजमूई तौर पर दुनिया में एक नई चेंज आएगी जिससे लोग खौफ से निकलते हुए नजर आएंगे, मज़ाहमत की तरफ जाएंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि एक मुतहरक सोसाइटीज़ के लिए पूरे मजमूई तौर पर समाज में एक बेहतर जानब में एक रोशनी होती हुई देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सियार शम्स साहब, बहुत वैलिड आपने बात की। बेसिकली जो ट्रम्प के खिलाफ वोट पड़ा है, वो उसने जो हेट्रेड क्रिएट की थी, ये नफरत के खिलाफ पड़ा है। जो इंक्लूसिवनेस की हम आम तौर पर डेमोक्रेसी में बात करते हैं, तो बेसिकली उसने एक्सक्लूड किया अपने ही लोगों को, जिसकी वजह से उसके खिलाफ वोट पड़ा। ये और इसी तरह जो अमेरिका फर्स्ट वाला था, वो ज़ाहिर है कि एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब आप बहुत लिमिटेड बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसमें कुछ लोग उसको खरीदने वाले होते हैं। उस तरह की चीज़ को दे कैन बाय सच काइंड ऑफ आइडियाज, बट मोस्टली द पीपल डोंट बाय सच काइंड ऑफ यानी एक्सक्लूसिवनेस, या इसका जो एक्सक्लूडिंग, इफ यू आर एक्सक्लूडिंग लाइक अदर पीपल ऑफ योर कंट्री, तो ये बड़े मैटर करती हैं ये चीज़ें। और मेरा ख्याल है कि अगर इस वक्त कुछ ज़्यादा वोट पड़ा है ट्रम्प के खिलाफ, तो ये अवामिल ज़रूर मद्देनज़र रहे होंगे लोगों के। आपने बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को हाईलाइट किया। अब हम चलते हैं फौज़े शाहिद साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। 2 रोज़ हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया अपनी तरफ से, तो उन्होंने बड़ा मार्का मारा और उसके बड़े वो फ़वाइद जो हैं वो बयान किए, और उनके मुशीरों ने भी इसकी तारीफ में और मदह सराई में। लेकिन जो बिजनेस आज मैं एक वो कंसल्टेशन करा रहा हूँ, तो उस हवाले से बिजनेस के कुछ जो चैम्बर्स के सदूर हैं और कोई ओहदेदार हैं, उनसे बात हुई। मैं कही आपके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है, और कह रहे कि यार ये तो वो पैकेज है कि जब हम एक ख़ास माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, तो उसके बाद हमें अभी सर्वाइवल का मसला बना हुआ है, और आप पैकेज दे रहे हैं कि अगर आप सर्वाइव कर गए इस कोविड से, और जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, और फिर आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई और एक ख़ास लेवल पे चली गई, फिर वहाँ पे जाके आपको इंसेंटिव देंगे। कि वो कह रहे थे कि हुकूमत पहले हमें बचाने की तो फिक्र करे। फौजे शाहिद साहब, इसको एक सहाफ़ी के तौर पे आप कैसे देखती हैं, इस पॉलिसी को जो अभी आई है? तो मैशियत के जो मामलात हैं, उस पे गवर्नमेंट की कतई गिरफ्त नहीं है, और इनको कोई भी किसी हवाले से, मसलन अभी आपको शायद ये भी इल्म होगा कि आपके पास, क्योंकि इंडस्ट्री उस तरह काम नहीं कर रही, इंडस्ट्री अपने जो पूरा उनका ज़ाहिर टाइम जो है पूरा 24/7 नहीं चल रही, जिसकी वजह से आपकी बिजली भी सरप्लस हो रही है, और इसके साथ साथ आपकी इस वक्त ज़ाहिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत शदीद हद तक मुतासिर हुई है। इस दफ़ा आपको मालूम होगा कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक मरतबा फिर। तो ये मामलात जो हैं इंतहाई संजीदा है। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जब मार्केट आपके पास नहीं, आप एक्सप्लोर कर रहे, आप अगर फर्ज किया कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सामान तैयार भी कर लेते हैं, आगे कंजम्पशन नहीं होगी तो क्या फायदा होगा? तो ये एक आई वॉश है, और बिल्कुल मेरे ख्याल में बस मेरे समझ में नहीं आता कि हुकूमत क्या करना चाहती है और क्या इसके अज़ाइम है। अगर वो वाकई कोई सनत को अगर कोई इंसेंटिव देना चाह रही है, तो सबसे अहम इस वक्त ज़रूरत ये है कि आप रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज़ कम करें। आप इंडस्ट्री की जो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ जो है, ये इस वक्त इनका ये ख्याल है कि शायद हम टैक्सेस ले लेंगे, हम ड्यूटीज ले लेंगे तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, जबकि ज़रूरत इस वक्त ये है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अगर जा चुके हैं तो इंडस्ट्री को मुस्तहकम करें।
اور ایسی انڈسٹری جس کی کھپت ہو سکے اس کو آپ انسینٹیوز دیں ان کے حوالے سے بہتر طور پہ. میرا خیال ہے کہ سب سے دیکھیں ایک بہت اہم انسینٹیو تھا جو بھارت نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو دیا تھا, اور اس وقت انہوں نے ان کو زمین مفت دے دی تھی انڈسٹری لگانے کے لیے. ہمارے یہاں کوئی ایسا انسینٹیو نہیں دیا جاتا کہ انڈسٹریلائزیشن کی جائے یا انڈسٹری کی طرف جایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم کانہ فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ کل میں وہ جو دیکھ رہی تھی پرائم منسٹر صاحب جس طرح اس کی وہ بتا رہے تھے, یا جس طرح کل اس کی پریس کانفرنس میں, وہ کسی طرح سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ آپ نے جب 100 یونٹ کر لیا تو اگلا 100 یونٹ آپ کو اس میں کنسیشن ملے گی. آپ کی پروڈکشن نہیں ہے, آپ کی کنزمپشن نہیں ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جب یہ کووڈ بہت زیادہ آپ نے کیا تو اس وقت تو بالکل یہ انڈسٹری بیٹھ گئی. ابھی اس انڈسٹری کو پھر ایک دفعہ ایسے انسینٹیو کی ضرورت ہے کہ جس میں اگر آپ نے بجلی میں بھی دینا ہے تو یہ نہیں کہ وہ پہلے اس لمٹ تک پہنچے اور اس کے بعد جائیں, آپ ان کو شروع میں ہی دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ انڈسٹری کو فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے ملک میں سوشل سیکٹر مضبوط ہو, آپ کے لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بہتر ہو. آپ ان کی طرف تو جا نہیں رہے. اب بجلی اور گیس اور ان کے بل کے بعد آپ کی اپنی آبادی جو ملک کی آبادی ہے 80 to 85% وہ کوئی چیز خرید کرنے کے قابل نہیں رہے. اب یہ ان کو انسینٹیو بھی دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی خرید کی قوت جو ہے وہ بہتر ہو. بہرحال یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے مشیر جو کہتے ہیں بہت زیادہ انہوں نے کوئی ماہرین اقتصادیات رکھے تھے یا کیا تھا, بغیر کسی ہوم ورک کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے کل بات کی تھی کہ وہ فیصلہ کر دیا جی وہ فوری طور پہ ایک عبوری صوبہ دے دیا, جبکہ عبوری صوبے کا فیصلہ پہلے بھی موجود تھا. تو یہ کوئی بغیر سوچے سمجھے اعلانات پرائم منسٹر سے کرا رہے ہیں. پرائم منسٹر کو بھی مجھے لگتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں. پرائم منسٹر کو جو ہے اس کے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جو منہ سے بول رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. صحیح, کم از کم پہلے ہوم ورک کے فیصلے کیا کریں. بالکل صحیح. سیار شمسی صاحب, فوزیہ شاہد صاحبہ وہ اگر عوامی الفاظ میں بات کریں تو کہ ان کے جو مشیر ہیں, وزیر ہیں اور جو ٹیکنوکریٹس ہیں کوٹ اینڈ کوٹ, وہ عمران خان صاحب کو ماموں بنا رہے ہیں, اور جو چیزیں پہلے ہوئی ہوتی ہیں یا ناممکنات میں سے ہوتی ہیں یا امپاسبل ہوتی ہیں وہ اس طرح کے ان سے اعلانات کروا دیتے ہیں. اب آپ حالیہ جو انہوں نے صنعت کاروں کے لیے جو فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاص حد کے بعد بجلی میں رعایت دی جائے گی. اب میری جیسے آپ نے بات تو سن لی ہوگی کہ بزنس مین کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں تو اس وقت سروائیول کا پڑا ہوا ہے, پروڈکشن کے اس لیول پہ جانا تو بات کی بات ہے. سیار شمسی صاحب, سیار شمسی صاحب. جی میں اس پہ دو پہلوؤں پر بات کرنا جی میں اس پہ دو پہلوؤں سے بات کی ہو سکتی ہے. جی ایک, جب میں نے کل پوری وہ وزیر اعظم صاحب خود بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ 4 وزیر جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس وقت کچن کیبنٹ ہے, فیصلہ ساز جو لوگ ہیں اور جو اہم ترین کیبنٹ, ایک کچن کیبنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں حماد اظہر صاحب تھے, اس میں اسد عمر صاحب تھے, اس میں جو تھے بجلی کے عمر ایوب بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر آخر میں سم اپ کیا انہوں نے حفیظ شیخ صاحب نے جو وزیر خزانہ ہیں. اور اس سے پہلے وہ جتنی بھی گفتگو ہوئی 30-35 منٹ کی, اس کو اگر آپ دوبارہ سنیں منیر صاحب تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان تمام تر مسائل سے نکل چکا ہے اور وہ ایک بہت ترقی کی راہ پر بالکل گامزن ہو چکا ہے. اور جو فارمولہ دیا گیا ہے اب اس کی موجودگی میں, اور تمام انہوں نے معیشت کو بھی درست قرار دیا, اور تمام جو اشارے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ایک بہت ہی مثبت انداز میں ایک نقشہ کھینچا. اور اس سے یقیناً اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ کیا وزیر اعظم نے, ظاہر ہے کہ جس طرح وہ اعتماد سے خوش ہو رہے تھے ان وزراء کی گفتگو کے بعد, اس سے لگتا تھا کہ وہ پوری طرح
उन वज़रा के फार्मूलों के सहर में हैं और वो पूरी तरह तसव्वुर कर चुके हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों के अब मसाइल हल होंगे। ज़ाहिर है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये जितने भी मसाइल हैं हल हों, तो वो अब उन वज़रा को जवाब देना है जिन्होंने ये फार्मूला दिया है कि एक जब वो सनत जो मरीज़ अभी मर रहा है, आईसीयू में पड़ा है, वो जब आईसीयू से बाहर आएगा, वार्ड में शिफ्ट होगा, फिर वहाँ से घर चला जाएगा, तो फिर उसको देखेंगे कि उसकी तबीयत के लिए क्या मज़ीद किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और इसमें मैं समझता हूँ कि जो असल बात ये है कि इंडस्ट्री को भी फ़रोग़ होना चाहिए और उनको जितनी भी अभी सहूलतें बताई गई हैं, वो मिलनी चाहिए। लेकिन एक अहम शोबा जो मौजूद है और जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इस वक़्त दुनिया में बाकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जिस तरह के हालात हैं, वो इस तरह कोई उनकी खपत नहीं है सिवाय फूड के। और फूड के लिए ज़रूरत है कि आपको अपनी ज़राअत पर तवज्जो देनी है। आपका जो काश्तकार है आज इस महंगे पेट्रोल के साथ, महंगे डीज़ल के साथ, महंगी बिजली के साथ बिल्कुल एक वो जो है अपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा वो, और उस पर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और वो एक ऐसा शोबा है जिस पर आप फौरी तवज्जो देकर एक संजीदा प्लानिंग के साथ किसानों को मराद देकर, हकीकतन मराद देकर, वडेरों को नहीं, छोटे काश्तकार भी हैं और मदेरे भी हैं और एक पूरा निज़ाम है जिसको आप सहारा देकर उसके बेहतर नतायज हासिल कर सकते हैं, मुल्क की मईशत में एक हरकत ला सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की और बड़ी अच्छी तजवीज़ है। फज़ल शाह साहब, सिर्फ एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जैसे सियार शमसी साहब ने बात की कि वो तबके हमारे ज़्यादा तादाद में हैं, जैसे एसएमईज़, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिनको हम कहते हैं, वो बेतहाशा हैं। उनको अगर आप कोई प्रॉपर इंसेंटिव दें और उनको अपने पाँव पर खड़ा करें, क्योंकि एसएमईज़ के साथ बहुत ज़्यादा लेबर मौजूद होती है और ये ज़ाहिर है कि अगर आप उसको आप किसी तरह से सपोर्ट करते हैं, वो रिवाइव होती है, तो दे कैन एसएमईज़ कैन कंट्रीब्यूट मच टुवर्ड्स इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल आउटलुक ऑफ पाकिस्तान। जी फौज़े शाह साहबा, आप ज़रा इसको ज़रा एसएमईज़ वाले को भी ज़रा देख लीजिए जो बात मैंने की है। देखिए, मैं कह रही थी कि अभी इन्होंने कहा किसान को तवज्जो नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में आज ही बहुत बड़ी तवज्जो दी गई है, बड़े उन पे शेलिंग वेलिंग हुई है और वाटर शेलिंग भी खासा ज़्यादा उन पे तवज्जो दी गई। बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है कि हम शुरू से अपने आप को ज़राई मुल्क समझते रहे, लेकिन शमसी साहब ज़राअत की बात कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि एग्रो इंडस्ट्री जो है उस पे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो आपकी वैल्यू एडिड गुड्स जो है ना उसकी तरफ जाते हुए ही तरक्की कर सकता है। मसलन कपास की बात की जाती है, अगर कपास आप बेचते हैं तो आप कुछ अर्न नहीं करते, आप वैल्यू ऐड करते हैं, लिनन होगी, जो भी चीजें आप आगे करते हैं तो उससे आप अर्न करते हैं और आप मार्केट में बेहतर तौर पे अपनी एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो एग्रो इंडस्ट्री है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। जो दूसरी आप बात एसएमई की बात कर रहे हैं, देखिए एसएमई इस हवाले से, और इसके लिए आपको मालूम है कि खास बैंक भी बनाया गया और उसका मकसद ही ये था कि स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनको किस तरह तरक्की दी जाए। दुनिया भर में जो हैवी इंडस्ट्री होती है वो तो चंद एक होती है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री या मीडियम इंडस्ट्री जो होती है वही मसाइल को हल करती है। और वही अगर चाइना में अगर आप देखें तो हैवी इंडस्ट्री की निस्बत जो छोटी उनकी इंडस्ट्री है उसने पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है। तो ये एक बहुत अहम इसमें और इसमें साथ जो है ना स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की फौरन बात की। कभी भी कोई बेहतर इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में आगे नहीं बढ़ सकती। उसको आपकी इसको जो स्टेट पार्टनरशिप या जो भी आप उसको कहें वो दरकार होती है। मेरा ख्याल है ये तमाम जो चीज़ें हैं, पहले हमारे यहाँ तजर्बात हो रहे हैं, ये इदारे भी बनाए जा चुके हैं। एसएमई जैसे बैंक बनाया गया, एसएमई के वैसे इदारे बनाए गए,
और फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन की बनाए गए। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वगैरह बहुत अरसे से बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। अब ये जो ब्यूरो है इनको इनकरेज करने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा आपको पूरी दुनिया से मालूमात देते थे कि फलां चीज की फलां मुल्क में जरूरत है और आप इसकी तरफ तवज्जो दें और उस पर काम करें, जो काफी अरसे से, हालांकि पिछली जो हमारी हुकूमत थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की हुकूमत कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसमें भी इस तरह के बहुत से काम जो है वो नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। मेरा ख्याल है कि यही हमें जिस तरह का हमारे मुल्क में ज़रूरियात हैं, हमें 2-3 चीज़ें तो फौरी तौर पे करनी चाहिए। अब परसों भी मईशत की बात हो रही थी। मईशत में उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब आप इजाफी इंपोर्ट नहीं रोकेंगे। देखिए हमने कोई ऐसी चीजें नहीं है लग्जरियस जो चीजें हैं, अभी आप चले 6 माह के लिए रोक दें, हम नहीं कहते कि आप पूरी ज़ाहिर है कि अरसे के लिए रोक दें, 6 माह के लिए तो आप रोक सकते हैं ना। कि आप जो अब खवातीन को शायद बुरा लग जाता है, लेकिन मेकअप की अशिया है, बहुत सी ज्यादा चीजें हैं जो बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट की जाती हैं। इसके अलावा और लग्जरियस बहुत ज्यादा लग्जरियस के अलावा जो आपकी पत्ती जो है, चाय की पत्ती बहुत इंपोर्ट होती है। उसके अलावा आपका जो कुकिंग ऑयल है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। तो अब तो खैर गंदम और चावल भी आप लोग और इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल देखिए हमें जो गैर जरूरी इंपोर्ट है उस पे फौरी तौर पे जो है उसको बंद करना पड़ेगा। और नंबर 2 जो है जो गैर तरक्याती अखराजात है फौरी तौर पे रोकने पड़ेंगे। हमारे यहाँ तरक्याती अखराजात है ही नहीं, बिल्कुल गैर तरक्याती अखराजात चल रहे हैं। बिल्कुल सही। फौजी शाहिद साहब और सीआर शमशी साहब वजीर आज़म इमरान खान के एक मुशीर दाखिला हैं शहजाद अकबर साहब। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि बरतानिया जो है वो नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है। और फौजी शाहिद साहब आप हंस रही हैं, वो मतलब उन्होंने देखें शहजाद अकबर साहब और हमारी हुकूमत ने मजबूर कर दिया है, लंदन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें और आप हंस रहे हैं। मैं तो शहजाद अकबर के नाम पे हंसी हूँ। और जिस तरह की अहमकाना वो मुस्तकिल वो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स ही लेके आ रहा है। हुकूमत ना समझे तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह की वो बात करता है, जिस तरह की, आप मुझे ये बताएं कि उसने बड़े केसेस बनाए, इंग्लैंड से पता नहीं क्या कुछ ले आया, वहां से बहुत कुछ ले आया, कहीं वजूद आपको दिखाई दिया, उसका कोई अमली शक्ल भी आपको दिखाई दी? इम्पैक्ट नजर नहीं आया, उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। मुख्तसर बात ये है, ये कुछ भी कर लें, ये बरतानिया जो है वो नवाज शरीफ को डिपोर्ट नहीं करता। ये कुछ भी कर लें, ये अपना कोई बंदा गिरवी रख दें कि हम उसको रखते हैं, आप उसकी जगह छोड़ दें, फिर भी नहीं वो करेगा। ये मेरा अपना ख्याल है बरतानिया के हवाले से कि बरतानिया की एक वो कोई ऐसी रिपब्लिक नहीं है कि जो इस तरह की। देखिए आपने एक वक्त याद होगा बहुत जोर लगाया था अल्ताफ हुसैन के हवाले से। हाँ। और अल्ताफ हुसैन वो वहां बैठ के वो वाज़े तौर पे मुल्कों के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन आपने सारा जोर लगा लिया था ना कि वो डिपोर्ट कर देगा। और ये भी हो रहा था कि बस पता नहीं आज या कल अल्ताफ हुसैन यहाँ पाकिस्तानी जेल में पहुंचा होगा या कुछ है, ऐसा नहीं होता। नहीं, उनके ऊपर अल्ताफ हुसैन की आप बात करें फौजी शाहिद साहबा, उनको अरेस्ट भी किया गया था, उनके ऊपर बाज़ इल्ज़ामात जो हैं तहकीकात के बाद वो साबित भी हुए। बाद में अदालतों ने ज़ाहिर है कि जिस नज़र से भी उस चीज़ को देखा, वो बहरहाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बरतानिया की हुकूमत ने अल्ताफ हुसैन को डिपोर्ट नहीं किया था। आपके हवाले नहीं किया था, मैं आपके हवाले कहूंगी ना, क्योंकि डिपोर्ट। अब दूसरा ये है कि मेरी समझ में नहीं आता ये किसको बेवकूफ शहजाद अकबर साहब बना रहे हैं। मैं तो जाती तौर पे समझती हूँ कि अवाम तो बेवकूफ नहीं दिखाई देते, मुझे तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को बनाया जा रहा है। क्योंकि इसहाक डार वाला अगर केस देख लें, इसहाक डार वाला केस देख लें, उसको ले आए ये इतना सारा कुछ करने के बावजूद। इसका इसहाक डार साहब,
जी इसहाक डार, बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि वो बिल्कुल अभी का ही केस है। वो तो अभी का है। मकसद मेरा कहने से ये है कि ये वही जो मैं बात फिर कहूंगी कि खुदा के वास्ते प्राइम मिनिस्टर को और अपनी हुकूमत को बेवकूफ ना बनाए। अवाम नहीं बन रहे। अवाम से अगर आप जाके अभी भी किसी भी छोटे से किसी कस्बे में, गांव में पूछ लें, वो भी यही कहेंगे कि नहीं, नवाज शरीफ नहीं भेजते। आप जाके पूछ लें, लोग मतलब ऐसे नहीं है कि शहजाद अकबर की बात सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर शायद खुश हो जाते होंगे उनकी बात सुन के कि कल को शायद इमरान खान, वो सॉरी नवाज शरीफ को वो ले आएंगे और मैं जो चाहूंगा मैं उनको आम जेल में डालूंगा, क्योंकि अब वो खास जेल जो है वो नहीं होंगे। इनके खिलाफ इमरान खान नया एक आदमी आ चुका है। और तो मतलब ये अब पता नहीं वही खुश हो सकते हैं वो इसमें, अवाम बिल्कुल तक तो सही, इसका कुछ। बिल्कुल सही। सियार शमसी साहब, शहजाद अकबर साहब मुशीर दाखिला जो हैं वो कहते हैं कि लंदन नवाज शरीफ को रिपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। फौज शाह साहब तो इससे एग्री नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर वो कोई अपना खास बंदा भी रखवा देंगे गिरवी उनके पास, तो फिर भी नवाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं करेगी बरतानिया की हुकूमत। आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, अब मैं इसमें मज़ीद क्या इजाफा कर सकता हूँ। बड़ी क्लियर बात कर दी है मैडम फौजिया ने। इसमें बात यह है कि दो शख्सियात हुकूमत में ऐसी हैं, एक फ़रोग नसीम साहब और एक जो शख्सियत ज़ेर बहस हैं। आप इनकी 2-2.5 साल की जितने भी सूरत हाल है, आप देख लें कि जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल बैक फायर हुए हैं। इसी तरह शहजाद अकबर साहब ने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, और मेरा ख्याल है कि घंटे घंटे की वो तमाम तफसीलात, अकाउंट्स और कागजात वो पूरे पलंदे दिखाए गए, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने जो बात सवाल किया है ये अधूरा सवाल है कि बरतानिया सोच रहा है कि मियां नवाज शरीफ को वो पाकिस्तान के हवाले कर दे। डिपोर्ट अब कर दे ये या उन हवाले कर दे, व्हाटएवर आप जिसको लेना चाहें, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे ही थी। मैंने कोट एंड कोट जी उसी जी तरह आपके सामने रख दी। जी जी, मुझे ये ज़रा थोड़ी सी मज़ीद अगर वजाहत हो जाए कि वो जो अमेरिका का सॉरी बरतानिया के जो हुकूमत है या वज़ीर आज़म है, वो उनकी सोचों पर पहुंच है उनकी, या तो एक वो बता दें या उनको उन्होंने बताया है कोई बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर या ज़बानी तौर पर या हाई कमिश्नर के ज़रिए कोई मैसेज हुआ है, कोई पैगाम रसानी हुई है कि बरतानिया को अचानक ये ख्याल आया है कि जिस शख्सियत पर रहम खाकर आपने खुद जेल से निकाल कर उन्हें लंदन भेजा, उस पर अमेरिका बरतानिया जैसा मुल्क जहाँ जो भी इख्तलाफात अपनी जगह नज़रियाती तौर पर एक कानूनीज़म के सोच अपनी जगह, लेकिन जहाँ एक ह्यूमन राइट्स की अब भी बात होती है और वो उस पर नवाज शरीफ पर रहम नहीं खाएगा और उसको वापस हवाले कर देगा, जहां उसको बागी भी करार दिया जा चुका है और वो अदालतों को मतलूब भी हैं, मफरूर भी हैं, और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात भी हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या बयान है और इसका मकसद क्या है। सियार शमसी साहब, मुमकिन है उन्होंने अपने कुछ जिन्नात रखे हों, कोई मौक्कल रखे हों, जो जाकर पढ़कर आ गए, क्योंकि खबर में कतई कोई अच्छी जिक्र बातें तो नहीं है। हाँ, क्योंकि खबर में ये कतई नहीं लिखा गया कि शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत ने उनको इन राइटिंग दिया है। बस उन्होंने एक बयान दिया है और प्रिंट मीडिया, आपको पता है अंग्रेजी का वो जैसे कोई कह देता है या कोई भी उर्दू का प्रिंट मीडिया वो छाप देते हैं। बस ये कोई सूरत हाल है। लेकिन चलते चलते मैं नाज़रीन आपको और फौजी शाह साहब और सियार शमसी साहब आपको एक इत्तला देता चलूँ कि कोविड-19 फैल रहा था। हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर काफ़ी तशवीश थी और बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे थे और अपनी बेबसी का भी इज़हार किया जा रहा था कि हमारे पास लैब्स नहीं है टेस्ट करने के लिए, और जो पहले जो कुछ भी आया था वो भी उस जो ज़रूरत है उसको पूरी नहीं कर रहा था। तो लिहाजा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसको रिक्वेस्ट की गई थी कर्जे की। तो उन्होंने $2 मिलियन जो हैं कुछ लैब्स बनाने और
कोविड-19 की जो दूसरी बढ़ती हुई लहर है, इसको रोकने के लिए $2 मिलियन का कर्जा जो है वो आपके लिए अप्रूव कर दिया है। पूरी कौम को मुबारक हो। ये $2 मिलियन कर्जा जो है ये ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 33 करोड़ रुपए बन रहा है। और जाहिर है कि जहाँ पे अरबों रुपए के कर्जे हैं तो एक छोटा सा कर्जा क्या कहता है, लेकिन कुछ और कर्जे हैं जो वर्ल्ड बैंक के साथ, एडीबी के साथ और केएफडब्ल्यू के साथ अंडर नेगोशिएशन है। वो सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए वो आएंगे। देखें वो कर्जे कब आएंगे और वो हमारे कर्जों में कितना इजाफा करेंगे और सोशल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट होगी। ये जो आपको नवीद सुनाई जा रही है कि पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा और पूरे केपी को इशू करने का पहले से हुक्म जारी कर दिया गया है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। ये केएफडब्ल्यू जो जर्मन बैंक है डेवलपमेंट, उसके लिए वो कर्जा फराहम कर रहा है और वो कर्जा कितना है अगर आपको बताया जाए तो आप के होश उड़ जाएंगे। और मजीद जितना कर्जा आने वाला है केएफडब्ल्यू से वो भी बहरहाल इसके ऊपर हम किसी वक्त वो पूरा प्रोग्राम करेंगे। ये कर्जों के जो डेवलपमेंट के लिए कर्जे आते हैं इसके ऊपर, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, इसके ऊपर किसी दिन पूरे 40-50 मिनट का प्रोग्राम करेंगे। जी फौजिया शाह साहब, आप कोई बात करने वाली थी। मैं सिंपल ये कह रही थी कि आपने जो कर्जे की इतनी कम अमाउंट बताई है, आपको पता है कि कोर्ट में बताया गया कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट पे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो इस्तेमाल हुआ था। माय गुडनेस, ये जो पहले जो हुकूमतों ने ग्रांट्स आई थी और कर्जे आए थे, ये आप उनकी बात कर रही हैं, क्योंकि वो मैंने पहले कहा ना कि ये 33 करोड़ रुपए जहाँ पे हजारों अरब रुपए का कर्जा हो, तो 33 करोड़ कोविड के लिए क्या कहता है। और जब हेल्थ कार्ड पंजाब के हर घर को देना है और केपी में देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसके बाद सिंध का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बलूचिस्तान की शायद बारी आ जाएगी और जीबी को भी देना है। और वो तो ये अभी बहुत सारे कर्जों की बहुत सारे कर्जे आप मुबारक हो, आपको लेने पड़ेंगे और आपके ऊपर बेतहाशा इसका बोझ बढ़ेगा। इसके ऊपर डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं अपने किसी प्रोग्राम में अगले, जब हमारे पास सारी तफसीलात इकट्ठी हो जाएंगी। इसके साथ नाज़रीन, फौजिया शाह साहबा, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से, और सीनियर सहाफ़ी सिया शमसी साहब को और मुनीर अहमद को, और अनवर इकबाल वाशिंगटन से इन्होंने हमें ज्वाइन किया और अमेरिका के इंतखाबात की तफसीलात बताई। हम सबको दीजिए इजाज़त। कल फिर कुछ और मौज़ूआत के साथ हम बात कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।